दोस्तों नमस्कार। मैं मेहुल व्यास मिस्टर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंब पढ़ लिया होगा कि भाई 15 अगस्त को हमारे लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी तकरीबन 80 मिनट तक उन्होंने अपनी मन की बात कही, जिसमें कुछ खास तो नया नहीं दिखा हमें। यानी जो लोग समझते हैं, सवाल करते हैं, उनको तो कुछ खास उसमें दिखा नहीं। केवल एक बात मुझे दिखी, अ, जो मुझे चुभ गई। यानी ये जो मोदी साहब ने बोला वो मैं स्वीकार कर दिया। वो उन्होंने क्या बोला है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। मोदी साहब ने बहुत बहुत कुछ बोला है, पर उसमें ये एक बात है जो उन्होंने बोली है, ये मुझे चुभ गई है। गए, लेकिन दिमागी नक्सल ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। तो ये जो दिमागी नक्सल वाली बात कर रहे हैं मोदी साहब, ये दरअसल जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी ने वो प्रदर्शन किया और उनको लाठियां चलवा कर, बैलेट गन चलवा कर और टीयर गैस चलवा कर सारे हथकंडे आजमाने के बाद भी अपने खास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। और उसके बाद 20 दिन तक वो संसद में आके कुछ नहीं बोल पाए। तो ये सारे मामले पे उन्होंने बोल दिया कि भाई, उनका नाम नहीं लिया कि ये ऐसे यानी दिमागी नक्सल। इसके पहले वो लाए थे कि भाई इस देश में अर्बन नक्सल है, वो भी ऐसी जो उनको सवाल करते हैं वो सारे वो नक्सल होते हैं। तो मोदी साहब ने पूरे 80 82 या 86 मिनट के कुछ अपनी मन की बात में ये जो बात बोली, तो मुझे लगा कि मैं एक्सेप्ट कर लूं। और हम जैसे लोग हैं वो उन्होंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम हैं दिमागी नक्सल। हमारे दिमाग में सवाल उठते हैं, हम पूछते हैं, हमें जवाब चाहिए, वो जवाब नहीं मिलते तो हम और सवाल करते हैं। और एक आप है जो सवाल से भागते हैं। आप सवाल से यानी आंख नहीं मिला सकते। आपको तो वो आम कैसे खाया जाता है, चूस कर कि काट कर, या मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, और ये सारी बातें करनी होती है। यानी आपने दिल्ली दिल्ली के जगह पर आपको हर साल, यानी कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है उसके प्रधानमंत्री की एक उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उस देश को वो एक 5 यानी 1 साल में उन्होंने क्या किया वो सरकार ने, और आगे का रोड मैप क्या है, क्या करेंगे, उसकी कुछ ठोस ठोस बातें होनी चाहिए। पर ये हर साल पिछले 11 12 13 सालों से ये आके अपने मन की बात करते हैं। इस बार भी मन की बात की, उसमें भी कोई ऐसी यानी या तो यानी नेहरू वेहरू, तो अच्छा हुआ कि इस बार अच्छी तरीके से यानी अच्छे सेंस में नेहरू को याद किया। वरना वही कि भाई 2014 के पहले तो इस देश में कुछ था नहीं। 2014 के पहले तो शायद पृथ्वी ही नहीं थी। ये वाली जो सोच है, ये आरएसएस संघ वाली, कि जिसमें सवाल कोई पूछेगा नहीं, हम बाकी सिर झुका के अंधभक्ति करेंगे या तो ऑर्डर का पालन करेंगे। यही वो अंग्रेजों की मानसिकता की गुलाम बनाओ, इस देश में नागरिक ना बनाओ, वो वाली जो मानसिकता है आपकी है। और आपको मैं तो चैलेंज देता हूँ कि मोदी साहब, आपको संसद में जाके सीना तान के कहना चाहिए। आपका 56 इंच का वो जो सीना है उसको तान कर कहना चाहिए कि मैं हूँ तानाशाह, आपसे जो हो सकता है कर लो। बोल दो एक बार, बात खत्म हो जाए। क्योंकि आप अगर बोल देंगे तो ये सारे जो हमारे जैसे है, या ये कॉकरोच जैसे लोग हैं, पार्टी के लोग, जो युवा है, वो जाके बेचारे सीधे सरेंडर हो जाएंगे कि अंग्रेजों का शासन फिर से आ गया है तो बोलना मना है। उस तरह से मान लेंगे, पर आप बोलते भी नहीं है। आपको नए नए स्टंट करने हैं, बच्ची को टोपी पहनानी है, पूरे देश को टोपी पहना रहे हो, और वो बच्चों के पास जाके हाथ झुलाना है, हाथ मिला के अपना एक नरेशन सेट करना है। तो यही सब करना है। तो देखिए, अभी
ये हमारी बात चल रही है तो रवि बारोट भी आ गए हैं। उनका भी आज कल का वीडियो देखिएगा। रवि बारोट ने जो इसमें भी बहुत सारे, कि भाजपा ने जिस तरह से ये तिरंगे का अपमान किया है हर जगह पे, बहुत जगह पे, और दूसरों को तो छोड़िए, रवि बारोट के वीडियो में मैं वो वीडियो को शामिल नहीं कर पाया, पर मोदी साहब ने यानी 15 अगस्त को उर्दू में तिरंगा पहना। उन्होंने, ये देखिए, ये जो मोदी साहब है, ये देखिए, ये है मोदी साहब का चमत्कार। उन्होंने हरा रंग ऊपर रखा, फिर सफेद रखा, और फिर केसरी यानी सैफरन को रखा। तो इस तरह से मोदी साहब ने अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि उनको दिखाना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनको दिखाना है कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रखर नेता है, हिंदू हृदय सम्राट है, तो वो अगर पीछे रखते केसरी को तो केसरिया ढक जाते। तो उन्होंने, अब अगर कोई पूछेगा, वैसे तो ये जवाब देते नहीं है, किसी को भी नहीं देते, और अगर कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि मेरी ओर से देखिए, आप, मेरे हिसाब से केसरी ऊपर है। आपको यानी उनके नजरिए से देखना पड़ेगा। उनके नजरिए से वंदे मातरम जो है वो गाना पड़ेगा, जबकि हालांकि मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि बहुत सारे नहीं, तकरीबन 90% भाजपी ऐसे होंगे जो नेता से लेकर कार्यकर्ता जो पूरा वंदे मातरम नहीं गा पाते होंगे, फिर भी ये वंदे मातरम करेंगे। किसी भी सवाल का जवाब उनको एक ही चीज से आता है, जय श्री राम, भारत माता की जय। आप पूछो कि भाई राम मंदिर में चोरी हुई है तो बोले जय श्री राम। आप जो सड़कें अच्छी नहीं है, बोलेंगे जय श्री राम। हमारी गाड़ियों में इथेनॉल कैसे गडकरी मिला रहे हैं तो बोलेंगे जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये जो सोच इनकी है वो वही वाली सोच है कि हमें सवाल मत कीजिए। तो इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ कि मोदी साहब, अगर आपके पास इतना पावर है तो बोल दीजिए, संसद को बुला के, या तो देश के नाम 8 बजे संबोधन कर लीजिए और बोल दीजिए कि भैया आज रात 8 बजे से ये देश भी गुलाम बन गया है। इस देश में केवल आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस का राज रहेगा और भाजपा का राज रहेगा। बाकी के लोगों को जो करना है कर लो, बाकी आपके पास बहुत पूरी फौज है, गोलियां मरवा दो 20-50 करोड़ लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, फिर आराम से राज कीजिए। पर ये जो दिमागी नक्सल है वो जब तक जिंदा रहेंगे वो आपसे सवाल तो करेंगे। आपका मुंह छोटा हो जाए, आपको बार बार पसीना आ जाए, आपको कुछ भी हो जाए, ये तो रहेगा ही साहब। इसमें तो कुछ नहीं होगा। आपका वो तो चाणक्य का अपना टैग लाइन लेके घूमने वाला जो तड़ी पार है अमित शाह, वो भी इसमें जवाब दे सकता है, और वो भी 8 बजे बोल सकता है कि चलो अब से ये भारत देश को हमने गुलाम घोषित कर लिया है। इतनी आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि देखिए आपके क्या है कि ये लोकतंत्र जिस तरह से चला है उसके अंदर आप तो एक चोला, यानी हिंदुत्व का चोला लगाकर घुस चुके हैं, पर आपको अभी संविधान और इस देश की जनता का मूड पता नहीं। आपको ये भी पता नहीं है कि अभी इस देश का जेनजी जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो कांवड़ यात्रा में जाता है, वो आपका जेनजी है। तो इस देश का, देश प्रेम का, देश के लिए सोचने वाला जेनजी है, वो आपकी ये सब बातों में आने वाला नहीं है। इनको आप जय श्री राम या वंदे मातरम या भारत माता की जय से अपने पीछे नहीं ला सकते। हाँ, ऐसे लोग हैं जो आपने, आपकी मेहरबानी से, देश में बहुत सारे अनपढ़ बच्चे हैं, क्योंकि आपने सरकारी स्कूलों को, आपके 12 साल के कार्यकाल में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को आपने बंद कर दिया। अभी भी जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। उसी के लिए वो कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो वाला अभियान शुरू किया है। उसके भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अभी रास्ते पे आ रहे हैं अपनी, यानी बेसिक नीड है, पानी चाहिए, अच्छा वॉशरूम चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, वो तक नहीं आप दे पा रहे हो, और आप सपना दिखा रहे हो 2043 का। वाह मोदी जी वाह। तो आपको तो और क्या कह सकते हैं हम, मैं तो, आप बुरा लगाए, इस तरह से आपको बोल रहा हूँ कि मैं दिमागी नक्सल हूँ। और इसीलिए मैं आपको एक ऐसा मीम दिखाता हूँ। ये वीडियो ऐसे ही आया है क्योंकि उसमें इस देश किसी ने बनाया है, ये मीम है कि भाई एक बैंक के जो मैनेजर होता है उसने किसी किसान को पूछा कि भाई, ये कहा कि आप अगर जो ये किसान निधि लोन वगैरह कुछ दिया है तो वो लोन की अगर किस्त
नहीं चुकता करोगे तो मैं आपकी भैंस को ले जाऊँ। तो वो किसान ने तो सोचा कि भाई भैंस तो दूध नहीं दे रही है, तो मैं ही सामने से दे आता हूँ। तो वो जाके भैंस को दे आया। देखिए ये वीडियो, लिफ्ट में भैंस को लेकर घुसा है, देखिए। तो ये मैंने सर्च किया, बड़े भारत का नहीं, किसी और देश का लगता है। और इसको एज अ मीम, यानी एक यंग की तरह लोग शेयर कर रहे हैं कि देश में इस तरह से भैंसों को, यानी क्योंकि गधों का राज है तो कोई ये सारी घटनाएं होगी, ऐसा लोगों का मानना है। जो भी दिमागी नक्सल है वो ऐसा ही सोचता है। अगर जो दिमागी नक्सल नहीं है, दिमागी यानी पैदल है, जिनका दिमाग पैदल चलता है या तो घुटनों के बल चलता है, वो आके वो चड्डी पहन लेते हैं, या तो चड्डी पहनकर पढ़ लिख कर भी अपने दिमाग का जो रैम है वो बहुत, यानी अभी भी वो 2G पे चल रहे हैं। जबकि वो घोटाले में भी कांग्रेस को बाइज्जत बरी किया गया है। पर ठीक है, जब आखिरी बात मैं बताता हूँ कि जब अगर नैया डूबने वाली होती है, जहाज डूबता है, तो सबसे पहले चूहे होते हैं ना, वो भाग जाते हैं। ऐसी कहावत है। और लोगों ने जो टेलर्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाई जहाज अगर डूबने वाला है तो चूहे पहले पानी में कूद जाएंगे। तो ऐसा ही एक ये आश्चर्यचकित करने वाला बयान है। तो वो एक आंख बंद करके काना होके करोड़ों का धंधा कर रहा है, पट अंजलि करके। तो वो है सब का ये बयान आज आया है, वो बहुत ही, यानी ये 15 अगस्त को उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिएगा, आपको क्या लगता है मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बयान। इसमें हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। हाँ, तो ये जो है पश्चिम बंगाल पे नहीं बोले, जो शुभेंदु है वहाँ के मुख्यमंत्री, वो ऑन कैमरा लॉन्च लेते हुए पकड़े गए थे, जो फिर भाजपा में आ गए और अभी भाजपा के मुख्यमंत्री। तो खैर ये रामदेव जो है रामदेव बोल रहा है घोटाले बहुत है, और एक और मोदी साहब बोल रहे हैं कि देश को 2047 तक बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। कुछ करने वाले हैं कि नहीं पता नहीं, पर आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव जो है उसने रंग क्यों बदला है? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि रामदेव तो है वो 2008 यानी 6-7 साल 2006-7 से ये भक्त था मोदी का, और कुछ पेट्रोल 30 रुपए लीटर देने वाला था, और वो बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है, और बहुत सारा अच्छा धंधा भी किया है योग के नाम पे। और आज मोदी साहब ने उधर योग को याद किया, सप्तधारा वसुंधरा सब ये सब कुछ सब बोला, और ये बोल रहे हैं कि घोटाले बहुत है। और
मैं तो गुजरात में तो देख रहा हूँ कि भाई घोटाले सबसे बड़े तो शिक्षण में और स्वास्थ्य में हुए। शिक्षण में लोगों के यानी दिमाग वाले बच्चे पैदा न हो, उस प्रकार की जो प्राइवेट स्कूल्स में भी ध्यान रखा जाता है कि कोई सवाल पूछने वाला बच्चा आगे नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो उसे पास करो और पास करके आगे बढ़ो। तो भले ही वो आगे जाके कॉलेज करके उसका मानसिक स्तर यानी ये मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनाई है जो विश्व स्तर में अपना नाम करे। हाँ, इतना जरूर किया है जो थी उनको बिगाड़ा है। तो यही है भाई। तो आखिर में मैं भी मानता हूँ कि भाई मैं दिमागी नक्सल हूँ, और अगर आप भी मानते हैं कि आप दिमागी नक्सल है तो कमेंट कीजिए, और ये बाबा रामदेव के बारे में आप क्या विचार रखते हैं वो भी हमें बताइए। बस अभी के लिए इतना ही। आप इस चैनल को अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बाकी अपने मजे कीजिए। भारत माता की जय।